गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने देखा था नाइट्रीकरण की अभिक्रिया जिसमें कि हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है अगर हम तनु HNO3 काम में लेते हैं, और अगर हम सांद्र HNO3 काम में लेते हैं तो हमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये पिक्रिक एसिड या ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है, उसका कारण क्या है? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नाइट्रो जो समूह है वो इस तरह से लगा हुआ होता है, और क्योंकि नाइट्रो समूह में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और विद्युत ऋणता में काफ़ी अंतर होता है। ऑक्सीजन चूँकि नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जो इस तरह से होता है। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग की वजह से डबल बॉन्ड टूट करके ऋण आवेश दे देता है और नाइट्रोजन धन आवेशित हो जाता है। ये नाइट्रोजन धन आवेशित होने की वजह से रिंग में से इलेक्ट्रॉन पुल करता है और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है, और ये वाली स्थिति है ये हो जाती है धन आवेशित। ये धन आवेशित स्थिति फिर इन टर्न यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचती है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन जाता है वो ये हो जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन ऋण आवेशित है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑक्सीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए गए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा और यहाँ पर O और H। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिंग में पुल किए जा सकते हैं। ये वाला जो कार्बन है नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पहला हमारा जो था वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अब ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से, ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है ऑक्सीजन। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट बनता है वो ये होता है एक ऑक्सीजन पर ऋण आवेश, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर चूँकि धन आवेश था, ये ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से खींच लेता है ऋण आवेश, और H+ बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। तो इसी तरह से, क्योंकि हमने देखा था जो धन आवेश है वो कहाँ कहाँ आया था, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर भी सिमिलर तरीके से आएगा। तो ये धन आवेश होने की वजह से तीन अगर नाइट्रो ग्रुप हैं तो वो तीनों तरफ से इस इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं जो ऑक्सीजन के पास में है, और H बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है। और हम जानते हैं जो भी अणु आसानी से H+ देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सल्फोनीकरण टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थो सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा और पैरा भी साथ में मिलता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है यानी क्वांटिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं H2SO4 से अभिक्रिया करने पर यहाँ पर हमें पैरा जो प्रोडक्ट है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप पहले भी पढ़ते में आए हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम किसी भी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं। इसका मैकेनिज़्म भी आपको अच्छे से ध्यान होगा कि इसमें फर्स्ट स्टेप में CH3+ बनता है
और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन जो है या बेंजीन के उत्पाद जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं बेंजीन के, वो अधिकतर E+ से अभिक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन अभ्र जो तल के ऊपर और नीचे उपस्थित होता है। तो CH3+ की इस पर अभिक्रिया होती है। उसकी क्रिया विधि में फर्स्ट स्टेप में AlCl3 इससे अभिक्रिया करके AlCl3 इससे अभिक्रिया करेगा और ये देगा हमें CH3AlCl4, CH3+ ये बना देता है CH3+ प्लस AlCl4- ये बनता है। और फिर इसमें CH3+ यहाँ पर अटैक करता है ऑर्थो या पैरा स्थिति पर। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट है वो मुख्य उत्पाद होता है। कारण आप जान सकते हैं कि OH समूह यहाँ पहले से उपस्थित है, उसके जस्ट अगले कार्बन पर अगर CH3 समूह लगता है तो वो क्राउडेड हो जाता है। इस वजह से हमें पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा प्राप्त होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम AlCl3 को उत्प्रेरक के तौर पर लेते हैं, जिसका कार्य इसमें से CH3 को जनरेट करना होता है। इससे कहते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल समूह जुड़ रहा है। इसकी जगह अगर हम यहाँ पर एसाइल क्लोराइड ले लें तो ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलीकरण अभिक्रिया। इसमें आप देख सकते हैं जो AlCl3 वो Cl निकाल के किसका निर्माण कर देता है, CH3CO+ का निर्माण, वो यहाँ पर अटैक करता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको मिलता है। इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें एसिलीकरण अथवा एस्टरीकरण जिसे हम कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फिनॉल अम्ल, फिनॉल जो है उसका हम एसिटाइलेशन बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर यहाँ पर हम AlCl3 ले लेते हैं तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम बिना AlCl3 के ये अभिक्रिया कराते हैं तो इसे हम कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, जो कि फिनॉल का लैब का टेस्ट भी है। हम पहले भी अल्कोहल के टेस्ट में ये पढ़ चुके हैं कि इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड या किसी और से क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर एस्टर प्राप्त होता है, जो कि फ्रूटी स्मेल देता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन, ये कहलाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम फ्राइज पुनर्विन्यास या फ्रीज रीअरेंजमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम बने हुए एसाइल क्लोराइड जो यहाँ फेनाइल एसीटेट बना हुआ था, इसको AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया हो जाती है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सो, जिसका कि मैकेनिज़्म हम पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह से रोटेट होकर के यहाँ पर ये पैरा हाइड्रोक्सो एसीटोकेनॉन बना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं AlCl3 से इसका मैकेनिज़्म देखिए आप हम पहले भी एक मैकेनिज़्म इसी तरह का देख चुके हैं। ये मैकेनिज़्म में यहाँ पर AlCl3 जो है वो फर्स्ट स्टेप में इस मॉलिक्यूल पर जाकर के यहाँ लग जाता है और इसके बाद में इसमें से COCH3+ हमें अलग मिलता है। ये COCH3 इस कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, और इसके बाद में HCl बाहर निकल जाता है, जो यहाँ से हाइड्रोजन लेता है और AlCl3 से एक क्लोरीन ले लेता है। फिर इसके बाद में AlCl2 टूट करके बाहर निकलता है और हमें जल की उपस्थिति में AlCl2 बाहर निकल जाता है और H यहाँ पर AlOHCl2 बाहर निकलेगा इसमें टोटल, और हमें ये प्राप्त होता है AlOHCl3 Cl2 AlOHCl2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जगह से AlOHCl2 बाहर निकल जाता है जल में से और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो हमें जो रीअरेंज प्रोडक्ट इसका प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में पूर्ण होती है।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं NaOH की उपस्थिति में C6H5 COCl से अभिक्रिया हमने पहले देखी थी। C6H5 COCl से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें फ्राइज रीअरेंजमेंट मिला था। प्रोडक्ट फेनाइल एसीटेट था जो वापस AlCl3 की उपस्थिति में रीअरेंज होता है, जबकि यहाँ पर हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन में इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में। बेस की प्रेजेंस में अगर ये है अभिक्रिया तो ये वही फेनाइल बेंजोएट या आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया है तो फेनाइल एसीटेट देगा, लेकिन NaOH की उपस्थिति में हमें HCl भी प्राप्त होता है। इसे कहते हैं हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इसके बाद में रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ में यहाँ देख सकते हैं आप फेनिल बेंजीन सल्फोनेट हमें प्राप्त होता है। यहाँ भी देख सकते हैं हम NaOH की उपस्थिति हमें फेनिल टॉसिलेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं रिएक्शन विद PCl5। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, PCl5 POCl3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमने ये एक्सिस में ले लिया है तो हमें ट्राइफेनल फॉस्फेट प्राप्त होता है, फिनॉल एक्सिस में है तो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड और टेम्परेचर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो NH2- है। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होए तो वो आसानी से नहीं होता, उसके लिए हमें उत्प्रेरक या ताप काम में लेना पड़ता है। तो हमने वही किया है, यहाँ पर हमें NH2 का अटैक कराना है। हमने यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक और टेम्परेचर बढ़ा दिया है रिएक्शन का, तो हमें एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन प्राप्त होता है। ये सारी जो अभिक्रियाएं हमने अब तक पढ़ी वो सारी अभिक्रियाएं फिनॉल के OH समूह की थी। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं बेंजीन रिंग की स्पेसिफिक अभिक्रियाएं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण सबसे पहले हम देखते हैं। दो तरह का हैलोजनीकरण हो सकता है, जलीय या दूसरा हो तो वो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हमने जल में ब्रोमीन लिया है तो हमें ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकल जाते हैं। तीन मॉलिक्यूल्स HBr के बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब नामकरण आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है तो ये मेन नाम होगा और जो हाइड्रोक्सी है वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, पैराहाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमें ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलता है। लेकिन अगर ब्रोमीन का विलयन CCl4 और CS2 में या CS2 में लिया गया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। क्यों? हमें ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल ही मिलता है, हमें मेटाब्रोमोफिनॉल नहीं मिलता। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट चलें नाइट्रेशन पर। अगर हम डाइल्यूट HNO3 से कम टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलता है। इसकी अभिक्रिया इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में HNO2 और HNO3 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मिलकर के हमें ये और नाइट्रेट देता है। लेकिन क्योंकि हम बता चुके हैं पहले कि धनायन का अटैक बेंजीन रिंग पर अधिक आसान होता है, इसलिए धनायन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में टूट करके हमें जल और नाइट्रोसोनियम आयन देगा। ये नाइट्रेट आयन है, NO3- नाइट्रेट आयन है। NO2- नाइट्रोनियम आयन कहलाता है।
NO2+ आयन नाइट्रोनियम आयन कहलाता है। ये नाइट्रेट आयन है NO3-। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। NO2- नाइट्राइट आयन होता है। नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रोनियम आयन NO2+ और NO+ होता है नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ये नाइट्रोसोनियम आयन इस पर अटैक करता है तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये वीलेंट, जिस इसका नाम रखा गया है, ये इंटरमीडिएट हमें मिलता है जिसमें से हाइड्रोजन निकलकर हमें पैरानाइट्रोसोफिनॉल मिलता है। अधिक HNO3 की उपस्थिति में ये पैरानाइट्रो में बदल जाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल में बदल जाता है। अगर हमने यहाँ पर सांद्र HNO3 ले लिया है तो हमें ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अगर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम ताप बढ़ाते हैं तो बेंजीन रिंग के तीनों जो बॉन्ड्स हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और हमें साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। इसके बाद में है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में अभिक्रिया कराने पर हमें इसके मर्क्यूरिक फिनॉल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। चलिए बेंजीन रिंग की अभिक्रिया के बाद में हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन, जिसमें यहाँ आपको दिखाया जा रहा है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ये रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 सोडियम नाइट्राइट और 10 डिग्री से नीचे होती है। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट और कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन से हमें HNO2 प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या होती है? H2SO4 और NaNO2 H2SO4 और NaNO2 की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो हमें HNO2 मिलता है और हमें मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, HNO2 मिलता है और हमें मिलता है NaHSO4। अगर हम अत्यधिक मात्रा में NaNO2 ले लेते हैं तो ये Na2SO4 में बदल जाता है और अधिक मात्रा में हमें HNO2 प्राप्त होता है। अब क्योंकि ये HNO2 स्टेबल नहीं है इसलिए इसको हमें कम टेम्परेचर पे लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना पड़ता है। इसमें बने हुए HNO2 को आपको यदि ध्यान हो तो पिछली कक्षाओं में आपने डायज़ोटाइजेशन में, डायज़ोटीकरण में भी काम में लिया था। इस HNO2 के साथ में कम टेम्परेचर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री रखा है। वैसे ज़्यादातर HNO2 की स्टेबिलिटी को रखने के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री रखा जाता है। तो HNO2 यहाँ पर इस पर अटैक करके पैरानाइट्रोसोफिनॉल बनाता है और ये पैरानाइट्रोसोफिनॉल फिर रीअरेंज होता है और हमें पैराक्विनॉन मोनोऑक्साइड, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन अपना प्लेस छोड़ के इस नाइट्रोसो के पास आ जाता है और ये अब ये रीज़न ये आपस में अनुनाद में होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे में। ये रीज़न इसका ये है कि ये मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, ये नाइट्रोसो स्टेबल उतना नहीं होता। इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने ऑक्साइम प्राप्त किया था उसकी अगर हम एक मॉलिक्यूल और फिनॉल से अभिक्रिया करा दें तो यहाँ पर हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि जैसा इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस तरह का N डबल बॉन्ड होना, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये ब्लू कलर का है और ये बनता है। फिर इसके बाद में इसको हम
हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका या इसमें हम जल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है जो NaO इससे अभिक्रिया करके नीला रंग देता है। इसे हम लिबरमेन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं। फिनॉल का ये टेस्ट लेबोरेटरी में किया जाता है कि हम इसमें पहले NaNO2 और H2SO4 को 0 डिग्री पे मिक्स किया, उसमें हम पहले फ़िनॉल डालते हैं, फिर अब उसमें थोड़ा सा H2SO4 और डाल के और फिनॉल डालते हैं तो हमें नीला रंग, और फिर उसमें हम बेसिक जल यानी थोड़ा सा NaOH डाल के उसमें पानी डाल के उसको हम जब उस विलयन में डाल देते हैं तो हमें नीला कलर मिलता है। ये बताता है कि हमें दिया गया पदार्थ फिनॉल है। ये लैब टेस्ट है, लिबरमेन नाइट्रोसो टेस्ट कहलाता है ये। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम डायएज़ोटाइजेशन। जैसा मैंने पहले अभी डिस्कस किया, हम ये डायएज़ोटाइज कैसे करेंगे, NaNO2 और HCl से हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर NaNO2 H2SO4 से पहले HNO2 बनाते हैं, फिर उसमें HCl डाल के यहाँ पर हम इसका डायएज़ोटाइजेशन करते हैं और ये फिनॉल से सॉल्ट जो है फिनॉल से अभिक्रिया करके हमें पैराहाइड्रोक्सी एज़ोबेंजीन प्रोडक्ट दे देता है। नेक्स्ट है कॉल्बेज मेथड, जिसमें कि हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह ऐड कर सकते हैं। 120 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हम यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। तो हमें ये, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर मुश्किल होता है, इसलिए हमें हार्श कंडीशंस लेनी पड़ती हैं, और हमें यहाँ पर पहले सोडियम सॉल्ट मिलता है जिसका कि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। सैलिसिलिक एसिड एक बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है जिसके द्वारा हम कई ऐसे उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन इससे बनता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन इससे बनता है, जो हम आगे देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्योंकि हार्श कंडीशन ली है तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो बनता है, इस पर ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन फिर वापस अपनी ऑक्सीजन के ऊपर जा कर के जुड़ जाता है और हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। अब ये जो है सैलिसिलिक एसिड यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम सैलिसिलेट का, तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये जो यहाँ बना है ये सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड को आप यहाँ देख सकते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड, इसकी डिफरेंट अभिक्रियाओं से हमें कई तरह के पदार्थ मिलते हैं। जैसे अगर हम इसका मिथाइल हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो हमें मिथाइल सैलिसिलेट मिलता है जो पेन किलर में काम में आ सकता है। एस्पिरिन मिलता है अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इसको मिथाइल एसिटिक एसिड की अभिक्रिया कराएं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमें एस्पिरिन प्राप्त होता है जो अच्छा पेन किलर है। फिर ये फेनिल सैलिसिलेट या सेलाइल मिलता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं हम मिथाइल सैलिसिलेट को। मिथाइल सैलिसिलेट ये है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो हमें अच्छी चीज़ें, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की स्मेल जैसे यूकलिप्टस पौधे की स्मेल आती है उस तरह की होती है, और ये एस्पिरिन हमें खाने में काम में लेते हैं, दवाई है हमारे लिए, पेन किलर माना जाता है। इस तरह से हम, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस तरह से हम जो सैलिसिलिक एसिड है उससे हम कई तरह के और प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कहलाती कॉल्बेज मेथड, जिसमें हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। थैंक यू।